अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पे पहले ही पोस्ट किया है, आज से मैं आपको जो थर्ड सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, उसमें जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है वहाँ पे। तो मैं इसको आपको आज से कवर करूँगा टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक का आपको एक अलग अलग वीडियो मिलेगा। तो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करोगे ना, कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। आपको मेरे वीडियोस देखना है, फिर आपके पास कोई भी बुक हो, जो छोटे पम्पलेट्स आते हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी में आती है वो एमबीडी वगैरह, आप सम पब्लिकेशन, या आपके पास कोई भी थोड़ी सी लिटिल बुक कोई है पम्पलेट वगैरह, आप उसको एक दो बार ऐसे ही मतलब नज़र मारना और मेरे वीडियोस को आप अच्छे से देखना, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको यहाँ से मतलब क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, आज का जो हमारा जो आपका मॉडर्न इंडिया सिलेबस है, वहाँ आपका पहला टॉपिक है वो ये है फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। देखिए, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मतलब आपको इसमें 1600 से लेके 1857 तक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप किसी यूपीएससी आपका कोई आप पीएचडी नहीं कर रहे हो यहाँ पे। आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ब्रिटिश की एंट्री कैसे हुई, इन्होंने क्या क्या सा थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे किया, और जो मतलब बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे मतलब वो क्यों हार गए, जैसे कि फ्रेंच, डच वगैरह कंट्रीज़ थे, डैनिश कंपनीज थे, वो क्यों हार गए, खाली ब्रिटिश एम्पायर क्यों सक्सेस हुई, यही आपको जानना है। तो इसी को मैं आज आपको शुरू करूँगा। कि आई होप आप अच्छे से लेक्चर सुनोगे, वो भी पूरा सुनोगे, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बात क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मतलब यूरोपियन कंपनी थी जो मतलब यहाँ इंडिया में आई थी, वो थी पोर्तुगीज़ की कंपनी। देखिए, इनका जो मतलब जद्दोजहद था, डिस्कवरी सी रूट मतलब इंडिया के लिए, मतलब इनको ट्रेड करना था वहाँ पे। क्योंकि हमें पता है, ये मैं आपको फिर नोट्स में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। थोड़ा सा लेक्चर 30 मिनट्स का हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है कि यूरोपियन से पहले जो साउदर्न यूरोप था ना, जो अगर आप मतलब वर्ल्ड मैप देखोगे, सपोज़ कि मैं आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा। देखिए, वर्ल्ड मैप अगर आप देखोगे, देखो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका का कंटिनेंट है, ये है हमारा साउथ अमेरिका का कंटिनेंट, ये है हमारा अफ्रीका, और ये है हमारा यूरोप, और ये है हमारा एशिया, और यहाँ पर है हमारा वो जो ऑस्ट्रेलिया आता है, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और ये रहे हमारे 7 कंटिनेंट्स। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए, हिस्ट्री के लिए मतलब स्टार्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ पर किसकी बात है, जो यूरोपियन कंट्रीज थे ना, यहाँ से इनको इंडिया में ट्रेड करना था। क्या था, स्पाइस का ट्रेड करना था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पाइस की कमी थी। इवन के मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत फॉरवर्ड थे शिप बिल्डिंग में वगैरह वगैरह, लेकिन स्पाइस में मतलब ये लैग कर रहे थे। तो इनको अब ट्रेड करना था यूरोपियन कंट्रीज़ को, मतलब जो भी थे, मतलब पोर्तुगीज़ वगैरह जो पहली कंपनियाँ थी, इनको इंडिया में ट्रेड करना था। लेकिन मसला क्या था, मसला ये था कि यूरोपियन से पहले, बिफोर मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पहले इंडिया में, तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला एरिया है, इस पे किसका राज था, रोमन एम्पायर्स का यहाँ पे राज था। इस मतलब साउदर्न यूरोप जो है, मतलब ये मैं अब आपको पहले बोला यूरोप यूरोप है, इसका ये मतलब नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा यूरोप का, ठीक है। तो यहाँ पर रोमन एम्पायर का राज था। वो इसका मतलब ये है, यूरोपियन कंट्रीज़ मतलब यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया, मतलब अगर ये चाहते तो यहाँ से ट्रेड नहीं डायरेक्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रोमन एम्पायर का राज है। तो फिर जो बुक पढ़ते हो कि वहाँ पर आप देखते हो कि एक नाम मेंशन होता है, बिजेंटाइन एम्पायर। बिजेंटाइन एम्पायर का मतलब यही है, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है ना, इसी को बोलते हैं बिजेंटाइन एम्पायर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, यूरोपियन कंट्रीज़ को यहाँ इंडिया में ट्रेड करना था। यहाँ पर आपका मतलब इंडिया बसता है इस साइड से, तो इनको यहाँ पे ट्रेड करना था। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन से पहले यहाँ पे रोमन एम्पायर का राज था। तो लेकिन 7th सेंचुरी में क्या होता है, रोमन एम्पायर ख़त्म होता है, यहाँ पे रोमन एम्पायर ख़त्म होता है, और यहाँ पर आते हैं अरब कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पर अरब्स का रूल आता है। तो अब यूरोप को मतलब क्या मसला था, अब ये ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका जो यहाँ पर ये ना अरबियन कंट्रीज़ आए थे, अब यही इनको मतलब मसला कर रहे थे। इनको इतना दूर जाना पड़ता था इंडिया में, मतलब केप ऑफ गुड होप जो यहाँ पर है ना, केप ऑफ गुड होप, वो इस अफ्रीका के कंटिनेंट में ईस्ट वेस्ट साइड पे है। तो यहाँ इनको यहाँ से जाना पड़ता था इंडिया में ट्रेड करने के लिए।
अब यूरोपियन कंट्रीज़ को कुछ ट्रेड करना है इंडिया के लिए, तो वहाँ पर इंटरमीडिएटर्स कौन होंगे और यूरोपियंस के, मतलब वो होंगे अरब्स, मतलब वो अरब्स ही मतलब इनको डिसाइड करेंगे अगर इनको यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर तो किसका रोल है अब, अरब कंट्रीज़ का। तो अब ये मतलब अब यूरोप यूरोप को ये मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको मतलब चाहिए था इनको बस इंग्लिश का। आपको ये भी पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ का यही मकसद होता है कि प्रॉफिट, कहीं से कहीं मतलब ये कुछ भी करते लेकिन इनको प्रॉफिट होना चाहिए। तो तभी मतलब ये अरब कंट्रीज इनको क्या करते थे, इनको मतलब ज़्यादा पैसा लेते थे ट्रेड करने के लिए। मतलब अगर कोई चीज़ 5 रुपए की मिलती थी यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो अरब कंट्रीज़ के मतलब थ्रू इनको वो मतलब 10 रुपए में मिलती थी। मतलब इन यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता था। तभी इनको क्या करना था, इनको मतलब इंडिया में कोई ना कोई मतलब तरीका मतलब लाना था कि ये मतलब वहाँ डायरेक्ट ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि मतलब ये इजिप्ट मतलब क्यों मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे रेड सी है। तो वो मतलब ये कहा जाता है कि जिस मतलब जिस रूल या जिस पावर के अंदर रेड सी है, मतलब वो सब कुछ हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ से इंडिया का भी ट्रेड कर सकता है। इसलिए मतलब इजिप्ट का मतलब यहाँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इजिप्ट में मतलब जो जो रोमन एम्पायर था, ये इस साइड से मैंने आपको पहले ही बोला वो किंग ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे किन का राज है, अरब कंट्रीज़ का, ठीक है। करना क्या है, जो मतलब यूरोपियन कंट्री से जो मतलब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है यहाँ, इनको मतलब दो दो पावर्स को हराना है। देखिए, एक इनको मतलब अपने ही कंट्री से मतलब जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है, क्योंकि वो भी यहाँ आ रहे थे ना, मतलब जैसे कि पुर्तगीज थी, फ्रेंच कंट्री थी, डेनिश कंपनी थी, डच कंपनी थी, इनको मतलब यूरोपियन कंट्रीज मतलब वही थे जो मैंने आपको बोला, पुर्तगीज थे, फ्रेंच कंपनीज थे, डच थी और डेनिश कंपनी थी। मतलब इन ब्रिटिश एम्पायर को इनको भी हराना था। और जो इंडियन प्रिंसली सिटीज थी, मतलब जो मराठास थे, हैदराबाद था, मैसूर था, बंगाल था, इनको इनको भी हराना था। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश अगर को मतलब इंडिया में पावर अचीव करना है, तो यहाँ पर इन दोनों को इनको हराना पड़ेगा। ठीक है, एक तो यूरोपियन पावर्स है जो मतलब इनको अपनी कंट्री से, क्योंकि वो भी ट्रेड करना चाहते थे इंडिया में, मतलब उनको भी मतलब लालच थी कि अगर एक कंट्री वहाँ मतलब प्रॉफिट कमा रही है तो हमें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो तभी मतलब इन यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में मतलब इन इंटरनल स्ट्राइफ हुई थी। मतलब एक कंट्री चाहती थी मैं ही वहाँ ट्रेड करूँ, लेकिन लास्ट में सभी हार जाती, और वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश मतलब एम्पायर थी, वो वहाँ पर सक्सेस होती है। वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों मतलब खाली ब्रिटिश एम्पायर वहाँ पे कामयाब हुई, बाकी क्यों फेल हुई, वो मैं आपको लास्ट लास्ट के इसी लेक्चर में बोलूँगा, ठीक है। मतलब अभी मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो मेरा लेक्चर है ना, मैं आपको पहले ही कुछ मतलब पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर लेक्चर सुनने में मज़ा आएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा लेक्चर, क्योंकि आपको मैं पहले ही कुछ कुछ मतलब जो मेन है ना वो आपको क्लियर करूँगा। देखिए, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो मतलब जो फ्रेंच कंपनी थी उनको वो कैसे हराती है। देखिए, उनको इंग्लिश कंपनी को फ्रेंच कंपनी के साथ 3 लड़ाइयाँ करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कर्नाटिक वार्स भी। इसका मतलब जो ऑरिजिन है वो असल में मतलब एस्ट्रियन जो वार हुई थी सक्सेशन में, मतलब जो ये मतलब इसका जो रीज़न है ना यहाँ पर इंडिया में वार स्टार्ट होने का, वो मतलब फॉरेन है, क्योंकि वो मतलब इनको अपना वहाँ कंट्रीज़ में मसला था, तो फिर इंडिया में भी इन दोनों ने लड़ाई की, फ्रेंच और इंग्लिश ने। तो आपको उतना नहीं पढ़ना है। अब आप बोलोगे अब हम कर्नाटिक वार्स भी पढ़ेंगे, थी तीन जो मतलब थ्री वार्स हुए थे इनके बीच, फिर आप बोलोगे सिख वार्स भी पड़ेंगे, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस आपको समझना है कितने वार्स हुए थे। अगर आपके पास, मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके पास छोटी कोई बुक है ना रिहत वाली की, आप उसको फाउंडेशन में थोड़ा एक एक बार नज़र ज़रूर मारना। तो फाइनली जो इंग्लिश कंपनी है वो फ्रेंच कंपनी को कहाँ पे हराती है, जो फाइनली बैटल ऑफ वांडीवाश होता है ना, वो कब होता है, 22 जनवरी, वो होता है 22 जनवरी 1760 में होता है बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ वांडीवाश। इसमें क्या होता है, इंग्लिश कंपनी मतलब फाइनली किन को हराती है, फ्रेंच कंपनी को। तो ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ वांडीवाश कब हुआ था और किसको हराती है इंग्लिश कंपनी इस बैटल में। तो इसी मतलब ऐसा ही कुछ बैटल हुआ था जो मतलब इंग्लिश ने किन के साथ किया, जो पुर्तगीज जो पहली कंपनी आई थी ब्रिटिश ने, उनको कहाँ पे हराया, जो बैटल ऑफ, एक सेकंड, जो बैटल ऑफ सैली हुई थी ना, बैटल ऑफ सैली, ये कब हुआ, ये हुआ 1612 में। यहाँ पर ब्रिटिश किन को हराती है,
पोर्तुगीज़ कंपनी को यहाँ पर फाइनली हराती है। और फिर पोर्तुगीज़ कहाँ पे रहती है, मतलब पोर्तुगीज़ कंपनी पहली कंपनी है जो इंडिया में आई और लास्ट कंपनी भी यही है जो इंडिया से चली गई है, आज़ादी के बाद भी यहीं पर थी। ठीक है, ब्रिटिश उससे पहले ही चला जाता है, ब्रिटिश तो हमको पता है 1947 में चलती है इंडिया से, लेकिन पोर्तुगीज़ उसके बाद भी यहाँ होती है। तो पोर्तुगीज़ फर्स्ट कंपनी है जो इंडिया में आई और लास्ट कंपनी भी यही है। तो इनके पास फिर कौन सा, मतलब ब्रिटिश ने कौन कौन से एरिया इनको दिए, एक था मतलब गोवा, एक था दमन एंड एक था दीव। जब ये हारते हैं तो फिर इनके पास इन तीनों एरिया में इनका फिर होल्ड रहता है, बाकी में जो भी इनका होता है वगैरह वगैरह इनको वो मतलब ब्रिटिश छीन लेती है। तो वैसे ही मैंने आपको बोला फ्रेंच को भी कैसे हराती है बैटल ऑफ वांडीवाश, और पोर्तुगीज़ को भी कैसे हराती है ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ सैले से। और ऐसे ही और एक कंपनी थी जो डच कंपनी थी, उनको मतलब ब्रिटिश कहाँ पे हराती है, जो होता है ना बैटल ऑफ बिदारा, जो होता है बैटल ऑफ बिदारा, ये कब होता है 1759 में, मतलब बैटल ऑफ प्लेसी के बाद होता है। तो इसमें डच को मतलब इंडिया से टोटली हटाया जाता है, मतलब इवन कि मतलब जो मैंने आपको पहले बोला पोर्तुगीज़ को फिर भी इंडिया में कुछ मतलब एरिया दिया गया था, गोवा दमन एंड दीव, लेकिन इनको डच कंपनी थी, इनको मतलब यहाँ से हटाया गया और इनको इंडोनेशिया पे होल्ड दिया। इनको इंडोनेशिया मिला और इंडिया को उस टाइम मतलब इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको इंडिया में एरिया मिल गया, और इंडोनेशिया और जो डच कंपनी थी इनको इंडोनेशिया मिल गया। ठीक है, मतलब इनको अब इंडिया से कुछ लेना देना नहीं था इस बैटल के बाद। मैंने आपको बोला, तो ये था, मैंने आपको बोला कि मतलब जो ब्रिटिश कनकस्टी थी उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को मतलब कैसे हराई, ये मतलब आपको बेसिक आइडिया थे। अब किसकी बारी है, देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस किया गया है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है अब जो यूरोपियन पावर्स है इनको मतलब ब्रिटिश ने मतलब टोटली ख़त्म किया। अब किन की बारी है, अब जो प्रिंसली स्टेटस थी इंडिया में अब इनकी बारी है। देखिए अब हम इनको कैसे देखते हैं, देखिए मतलब जो बंगाल थी उनके साथ ब्रिटिश एम्पायर दो वार्स करती है, एक है बैटल ऑफ प्लेसी और एक है बैटल ऑफ बक्सर। वो भी आपके सिलेबस में मैं आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको बस याद रखना है। बंगाल के साथ ही दो लड़ाइयाँ करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लेसी और बक्सर, और डेट भी मैंने आपको बोला 1757 एंड 1764। और जो मैसूर थी इंडियन प्रिंसली स्टेट, उसके साथ ब्रिटिश एम्पायर फोर मतलब वार्स करते हैं, एंग्लो मतलब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ ही चार एंग्लो मतलब फोर एंग्लो मैसूर वार्स होते हैं ब्रिटिश एम्पायर को मैसूर से। मैसूर में आपको पता है जो हैदर अली टीपू सुल्तान होते हैं, मतलब इनको हराना पड़ता था ब्रिटिश एम्पायर को, क्योंकि वहाँ पर जो ये पावरफुल थे हैदर अली टीपू सुल्तान, ये मतलब पावरफुल हो रहे थे, इसीलिए उनको वहाँ पे हराना ज़रूरी था, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को ट्रेड करना था कहीं से मतलब एनी हाउ। फिर जो मराठा प्रिंसली स्टेट थी, ब्रिटिश एम्पायर मराठास के साथ तीन वार्स करते हैं जिनको हम बोलते हैं एंग्लो मराठा वार्स। और जो सिख एम्पायर थी उसके साथ भी ये दो वार्स करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनको हम बोलते हैं टू सिख वार्स। देखिए पोर्तुगीज़ के साथ मैंने आपको बोला कि ब्रिटिश एम्पायर इनको कहाँ पे हराते हैं, बैटल ऑफ साली होल जो होता है 1612 में। और जो फ्रेंच कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कब हराती है, बैटल ऑफ वांडीवाश में फाइनली 1760 में होता है, ये मतलब पौंडीचेरी में होता है। ठीक है। और जो डच कंपनी थी इनको बैटल ऑफ बिदारा में हराई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद इनको इंडोनेशिया मिलता है। तो अब मतलब इन्होंने यहाँ पे सब कुछ ख़त्म किया। देखिए बंगाल को भी हराया, मैसूर को भी, मराठास को भी, सिख को भी, पोर्तुगीज़ को भी, फ्रेंच को भी, डच को भी। अब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर खाली एक मतलब कंपनी थी जो यहाँ पर सक्सेस हो रही थी। तो यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया मिल गया। अब हम चलते हैं अपने नोट्स में जहाँ पे आपको और अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। चलते हैं, मैंने आपको पहले ही सब कुछ क्लियर किया, अब आपको मज़ा आएगा लेक्चर सुनने में। देखिए कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देखिए पोर्तुगीज़ इन इंडिया, अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पहली कंपनी थी जो यहाँ पर इंडिया में आई थी और लास्ट कंपनी भी यही थी जो इंडिया से निकली। देखिए जो इनका क्वेस्ट था, मतलब जो इनकी जद्दोजहद थी सी रोड को डिस्कवर करने की, वो मतलब पहले किन्होंने की थी, वो मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज़ का था, ये पहले किसने किया, पोर्तुगीज ने स्टार्ट किया डिस्कवरी ऑफ सी रूट। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पहले यहाँ पर किसका रोल था, रोमन एम्पायर का रोल था साउदर्न यूरोप में, मतलब बहुत टाइम तक, और जिसको हम बोलते हैं बिजेंटाइन एम्पायर भी। देखिए पहले कौन होता है यूरोप में, रोमन्स का होता है रोल, उसके बाद कौन आते हैं, अरब्स, और फिर फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है लास्ट में। इजिप्ट में मैंने आपको बोला कि पहले रोमन एम्पायर का रूल होता है, जो मतलब अफ्रीका में पड़ती है कंट्रीज, मतलब साउदर्न यूरोप में। तो फिर जो रोमन एम्पायर था इनको मतलब हराती है कौन, अरब कंट्री 7वीं सेंचुरी में। तो उसके बाद जो इजिप्ट था वो किसके कंट्रोल में आता है, वो आता है अरब कंट्रीज़ के कंट्रोल में, क्योंकि इजिप्ट के जिसके हाथ में है उसके पास किसका कंट्रोल रहेगा, रेड सी, एंड वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसका मतलब अब ये है यहाँ पर, मतलब ना बोथ सी एंड लैंड रूट्स केम
विथ इंडिया केम अंडर अरब्स एंड यूरोपियंस वेर गेटिंग, अब मतलब यूरोपियंस यहाँ से दूर दूर होते जा रहे थे क्योंकि अब अरब कंट्रीज़ के अंडर था ये सब कुछ। अब अगर यूरोपियंस को मतलब कुछ ट्रेड करना था तो यहाँ पर अरब्स क्या थे, इनके ये इंटरमीडिएटर्स थे मतलब यूरोपियंस के, और ये मतलब बहुत चार्ज करते थे, हैवी ड्यूटीज लेते थे यूरोपियन कंट्री से, और अरब कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा मिलता था, और जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको उतना फ़ायदा नहीं मिलता था। देखिए अब अगर यूरोपियंस को मतलब दैट इसीलिए मतलब यूरोपियंस क्या मतलब जब इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता था, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ क्या चाहते थे, ये मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही चाहते थे इंडिया के साथ, और इन्होंने रिमूव किया फिर अरब्स को फाइनली, और क्योंकि ये इनको मतलब ज़्यादा इनसे इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता था, तो इसीलिए इनको मतलब यहाँ पर रिमूव किया गया, फिर फाइनली यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए जो पहला ड्रीम था ना, मतलब जो डिस्कवरी ऑफ सी रूट थी, ये मतलब प्रिंस हैरी ने दिया था, और प्रिंस हैरी ने किसको मतलब मिशन पे भेजा था। देखिए यहाँ से मतलब यूरोपियन कंट्रीज पड़ती है, और यहाँ पर एक मिशन चला चला जाता है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होता है, ये मतलब आधे रास्ते तक पहुँचता है, सपोज़ कि यहाँ तक पहुँचता है, और इसका नाम होता है प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी होता है पहला जो मतलब नेविगेटर है, मतलब लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये इससे मतलब इसकी फिर डेथ होती है उसके बाद ही। और इसको कौन भेजता है 1454 में, इसको पोप निकोलस 5 भेजता है मिशन के लिए प्रिंस हैरी को, लेकिन ये उसका जो प्रिंस हैरी का ड्रीम होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके बाद मतलब जो रोलर्स आते हैं वो मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर फाइनली एक ट्रीटी होती है 1494 में, एक ट्रीटी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टोडी सिलास। ये देखिए इससे क्या, इससे इसमें मतलब क्या करते हैं, इसमें एक इमेजिनरी लाइन मतलब ड्राइन करते हैं, यहाँ ड्रा करते हैं यहाँ पे, सपोज कि मतलब ये इसका ये है ना, मतलब ये सभी मतलब ये अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, सपोज कि ये इमेजिनरी लाइन है, ये मतलब इसका इमेजिनरी लाइन का ये ईस्ट है, और ये है इसका वेस्ट, इस साइड से। ईस्ट जो था ये मतलब पुर्तगाल के अंडर आया, और जो वेस्ट था ये स्पेन के अंडर आया था। स्पेन भी एक मतलब यूरोपियन कंट्री थी, तो यहाँ पर आपको ये समझना था। इसी मतलब ये किस ट्रीटी से हुआ, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। तो उसके बाद जब उसकी डेथ होती है, प्रिंस हैरी की जब डेथ होती है 1460 में, तो फिर इसके बाद यहाँ पर कौन आता है, फिर इसके बाद जो बोर्थोलोमेव दियास आता है, वो मतलब यहाँ तक वो राउंड करता है, केप ऑफ गुड होप तक वो पहुँच जाता है, ठीक है। वो मतलब यहाँ पर एक राउंड करता है केप ऑफ गुड होप तक, और ईस्टर्न कोस्ट तक पहुँचता है, यहाँ तक मतलब सपोज वो पहुँचता है। और उसके बाद ये कब होता है 1487 में, ये मतलब राउंड करता है केप ऑफ गुड होप, कौन, बोर्थोलोमेव दियास। तो उसके बाद यहाँ पर जो पोर्तुगीज शिप्स थी ना, वो यहाँ से इंडिया के लिए निकली इन 1497 से, मतलब 10 ईयर्स के बाद 1497 में जो शिप्स थी पोर्तुगीज की, वो यहाँ से निकलती है, और वो कब पहुँचती है इंडिया में, और वो इंडिया में पहुँचती है मई 1498, मतलब इनको 11 महीने लगते हैं इंडिया में पहुँचने तक। जो मतलब कौन शिप्स थे, पोर्तुगीज शिप्स थी। से जो अगला कंटिन्यू करते हैं, तो इसके बाद आता है ट्रेडिंग और रूलिंग, मतलब जो पोर्तुगीज थे, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर था, यूरोपियन कंट्री से, ये मतलब कहाँ से ट्रेडिंग से, मतलब पहले इनका एम था इंडिया में आना, वो बस ट्रेडिंग था कि उनको सुपर स्टेट करना था, लेकिन फिर ये बाद में रूलर्स यहाँ पर बनते हैं, जो हम सबको पता है इन्होंने मतलब इंडिया को कैसे तोड़ा, मतलब रूल करते करते। तो जो वास्को डी गामा आता है, तो उसके जो 3 शिप थे वास्को डी गामा, वो अराइव होते हैं पहले कलकत्ता में, उसको उस टाइम बोलते हैं कैलिकट। वो मई 1498 में पहुँचते हैं, और इसको उस टाइम कौन मदद करता है, गुजराती पायलट होता है अब्दुल माजिद। और कलकत्ता में उस टाइम जो रूलर होता है वो होता है जमोरियन, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि मतलब ये पोर्तुगीज यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि उसको कुछ, अगर उसको मतलब उसी टाइम पता होता था शायद वो उनको रोकता, लेकिन उसको कोई इंटेंशन नहीं था कि मतलब ये पोर्तुगीज आए तो आए क्यों यहाँ, उसका कोई भी मतलब पता नहीं था उनके बारे में। तो वास्को डी गामा तो वास्को डी गामा जब यहाँ इंडिया में आता है, तो अरब्स इरिटेट होती है, क्योंकि वो डेफिनेटली इरिटेट होंगे, क्योंकि अरब सोचते थे हम तो अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ, अब ये यूरोपियन कंट्रीज़ ये क्यों आ गए हैं, अब इन्होंने ये क्या मुसीबत है, हम तो मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, अब ये आ गए हैं, अब मतलब दंगा यहाँ पे पंगा शुरू होगा। तो वास्को डी गामा इंडिया में 3 महीने के लिए रहता है, और वो फिर वो वापस जब चला जाता है इंडिया से आफ्टर 3 मंथ्स, वो जो मतलब वो कार्गो लेता है अपने साथ, गुड्स वुड्स वगैरह प्रोडक्ट्स, मतलब कार्गो, मतलब जो हम उस टाइम तो ट्रेन वगैरह नहीं थी, तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी ना, मतलब जैसे आजकल वो एलपी वगैरह ट्रक्स होते हैं ना, वो उसी टाइप की थोड़े बड़े बड़े गाड़स
गाड़ियाँ होते थे उनमें कार्गो जब उसने मतलब वहाँ यूरोप में वापस भेजा, तो उसने वहाँ जाके बहुत पैसा कमाया है उसमें। तो मतलब जब उसने इतना पैसा कमाया तो उसको अब लालच हो गई। उसने बोला कि मैं 3 महीने रहा वहाँ तो मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। तो फिर उसको एक लालच हो गई कि अब वो चाहता था कि नहीं नहीं, मुझे इंडिया के साथ अब ट्रेड करना ही करना होगा। तो इसीलिए अब ये चाहते हैं कि हमें मतलब वी मस्ट ओपन ट्रेड विथ इंडिया एंड रिमूव अरब्स, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि हमें मतलब अरब्स को हटाना होगा यहाँ से, क्योंकि हमने तो इतना प्रॉफिट कमाया। अगर हम अरब्स को यहाँ से हटाएंगे तो हमें बहुत अच्छा मतलब पैसा मिलेगा ट्रेड में। तो क्योंकि अरब्स उनको 10 टाइम ज़्यादा मतलब एक्चुअल प्राइस से लेते थे, क्योंकि अगर मतलब सपोज इनको कोई आइटम मिलता था हैंड, सब एक सेकंड, सपोज अगर कोई आइटम मतलब 100 रुपीज़ का था तो वो जो यूरोपियन थी उनको वो 1000 में मिलता था। यही होता है 10 टाइम ज़्यादा। इसलिए ये चाहते थे कि क्योंकि इनको ये बोल रहे थे कि हम मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता था, इसलिए जो अरब कंट्रीज़ है इनको मतलब हटाना पड़ेगा, ठीक है। यह तो इसलिए उसी लालच के कारण वो फिर से यहाँ आता है 1501 में, वो फिर से इंडिया में आता है 1501 में, वो फिर से आता है यहाँ। और वो मतलब जो कलकत्ता का रूलर होता है जमोरिन, वो उससे ये बोलता है कि आप जो है ना, आप इन अरब वालों को यहाँ से एक्सक्लूड करो, आप इन अरब्स को यहाँ से एक्सक्लूड करो और हमें मतलब इंक्लूड करो ट्रेड करने में। क्यों लेकिन जो जमोरिन था वो मतलब इस वास्को डी गामा की रिक्वेस्ट मतलब डिक्लाइन करता है। और वो मतलब उस टाइम की बात नहीं मानता है और वो बोलता है नहीं, हम अरब्स के साथ ही ठीक है। पोर्तुगीज उसके बाद क्या करती है, तो पोर्तुगीज फिर यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट करती है। देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब ये था, अगर मतलब ये कोई सपोज ये कोई यहाँ पर फोर्ट है, देखिए ये मतलब ये आपका कोई यहाँ पर फोर्ट है, ठीक है। तो इसको ये अंदर अंदर से बड़ी बड़ी दीवारें बनाना स्टार्ट करनी मतलब स्टार्ट करना करती है। दीवारें स्टार्ट करती है इस फोर्ट के अंदर। देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है, मतलब इतनी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें क्यों मतलब आपको बनानी है, क्योंकि इसका मतलब आपको अब मतलब ट्रेड नहीं करना है यहाँ से। मतलब पता चलता है कि आपको कुछ और ही मकसद है यहाँ पे। इसलिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाए थे ताकि हम मतलब आसानी से अटैक कर सके जो हमारे पड़ोसी है। और हम अंदर जाके मतलब छुपेंगे, मतलब हमें मतलब कर सकते हैं, हम ऊपर बैठेंगे और इनको हराएंगे। तो यही मकसद होता है फोर्टिफिकेशन का। अब जो पहला पोर्चुगीज गवर्नर है इंडिया में वो होता है फ्रैंसिस्को डी अल्मीडिया। इसको ये बताया गया था कि जो मुस्लिम ट्रेड है ना, मतलब आपको डिस्ट्रॉय करना है मुस्लिम्स को, जो मतलब वो वहाँ पे उन्होंने सीज किया है गल्फ ऑफ एडन और मोज मलाका, जो मतलब साउदर्न यूरोप में जो है ना वो स्टेट्स वगैरह, उनको आपको हराना है, उनको आप वहाँ आपको डिस्ट्रॉय करना है ताकि मुस्लिम रूल वहाँ पर ख़त्म हो जाए। ये मतलब फ्रैंकिस डी अल्मीडिया को बताया गया था, किन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। तो 1507 में पोर्तुगीज़ को नावल बैटल होता है इजिप्टियन एंड गुजरात से, गुजरात नेवी से। और पोर्तुगीज़ इस टाइम जो वार होती है उसको हार जाती है। लेकिन अगले साल 1508 में फ्रैंसिस्को डी अल्मीडा जो होता है ये हराता है इन दोनों को, इजिप्ट एंड गुजरात नेवी को। और जो फ्रैंसिस्को डी अल्मीडा का इसका एक ड्रीम होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये मतलब इनको बोलता था कि हमें जो इंडियन ओशन है ना इसका मास्टर बनना है। ये बोलता था कि हमें लैंड को कंट्रोल नहीं करना है, हमें ओशन को कंट्रोल करना है। वो बोलते थे अगर हमारे पास जो मतलब जो वाटर है इंडियन ओशन आएगा तो हमारे पास सब कुछ है। इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया वो है अल्फोंसो डे एल्बुक्यूर्की। देखिए इसको इसको बोलते हैं हम रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज। ये इंपॉर्टेंट है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट। देखिए ये होता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये गोवा एक्वायर करता है सुल्ताना बीजापुर 1510, ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो और जो ये फर्स्ट होता है जो बैन करता है सती इंडिया में, उसकी इनका भी जब गोवा के बाद ये पोर्तुगीज ये बैन करते हैं सती इंडिया में। और यही वो गवर्नर था जो जिसने बोला था कि अगर आपको पोर्तुगीज कल्चर मतलब इंडिया में स्प्रेड करना है तो आपको जो वहाँ इंडिया की जो लोकल वाइब्स है ना, मतलब जो भी मतलब औरतें हैं, आपको उनके साथ शादी करनी पड़ेगी। ये था, ये किसने बोला था, अल्फांसो डे अल्बुक्यूर्की का ये मकसद था। है यहाँ पे जो थर्ड पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया में होता है 1529 में, ये होता है निनो डा कुन्हा। देखिए ये कैपिटल शिफ्ट करता है कोचीन से लेके गोवा तक। और आपको जो यहाँ पर ये है बैटल ऑफ, ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये इसमें ये बताया जाता है कि जो बहादुर शाह गुजरात का था उसने फ्रेंडशिप की थी पोर्तुगीज के साथ, आइलैंड दिए, लेकिन फिर उसके बाद इसको मतलब पोर्तुगीज ने धोखा दिया और इसी को हराया, ठीक है। बस ये इसका इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है।
अब हम यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो स्टेट ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया थी ना, उसको हम मतलब जो उसको वो नाम दिया गया था वो था स्टेट ऑफ पोर्तुगीज द इंडिया। इनमें इसका जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ होती है पोर्तुगीज की, उसमें हेड था वाइसराय। और उसके बाद कौन आता है, वडाडा, फिर झंडा था जो वाइसराय के बाद आता है, मतलब जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस थी। और जो रिलीजियस पॉलिसी थी पोर्तुगीज की वो वेरी क्रूअल थी, क्योंकि उनका एम विथ मतलब इनका जो एम था ना वो ट्रेडिंग के साथ साथ वो इनका ये भी था कि हम क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे इंडिया में, मतलब नो मैटर हमें कितने मुस्लिम या हिंदू को मारना पड़ेगा इंडिया में, हमें वहाँ क्रिश्चियनिटी जो है उसको प्रोपोगेट करना है। इसलिए मतलब ये कंपनी वहाँ सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि इसका जो था ना मतलब रिलीजन सेंटिमेंट्स इसका इसके दिमाग में था कि हम वहाँ अपना रिलीजन फैलाएंगे। तो इसलिए ब्रिटिश के दिमाग में बस ट्रेड था और कुछ नहीं, इसलिए वो ब्रिटिश एम्पायर सक्सेस होती है और जो ये होती है पोर्तुगीज कंपनी ये फेल होती है, क्योंकि इसका मकसद होता है मतलब रिलीजन का भी होता है। पर होता है, आपको पता है कि अकबर उस टाइम रोल करता है 1579 में अकबर का रोल होता है यहाँ पे। तो अकबर क्या करता है, वो एक लेटर भेजता है गोवा में, क्योंकि गोवा में आपके इनका कंट्रोल होता है पोर्तुगीज़ का, क्योंकि उन्होंने आप सुल्ताना बीजापुर से गोवा एक्वायर किया था। और वो बोलता है कि गोवा वालों को कि मुझे दो प्रीस्ट चाहे, मतलब चर्च जो अथॉरिटीज़ है गोवा में, मतलब गोवा वाले इसको एक्सेप्ट करते हैं और वो किन को भेजते हैं, रोडाल्फो एक्वाविया एंड एंटोनियो मॉन्सेरेट, उनको वो बोलते हैं इस पर्पज़ के लिए। इनका एम था शायद कि हम अकबर को कन्वर्ट करेंगे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, लेकिन इनको नहीं पता था कि अकबर मतलब वो छोटा बच्चा नहीं है वहाँ पे। तो ये मतलब खाली हाथ फिर वापस आते हैं, मतलब इनका जो एम था उसका अकबर को कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ पर एक बैप्टिज्म टर्म है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को मतलब आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है तो आप उसका जो सर है उसको मतलब वाटर में उसको डुबा दोगे, तो उसका मतलब वो फिर हो गया क्रिश्चियन। तो ये मतलब ये कितने केसेस हुए थे जहांगीर के टाइम में, 29 बैप्टिज्म केसेस हुए थे। इससे मतलब ये होता है कि अब जो पोर्तुगीज थी वो मतलब मुगल एम्पायर के साथ ठीक नहीं थी। है मैंने ऊपर द गुडनेस ऑफ पोर्तुगीज विथ मुगल्स विल लॉस्ट नाउ, क्योंकि अब वो उतनी रही, क्योंकि अब ये मतलब रिलीजन में दाखिल होने शुरू हो गए थे, इनको कन्वर्ट करना चाहते थे, इसलिए मतलब अब इनके साथ अच्छाई नहीं थी मुगल्स के साथ पोर्तुगीज़ को। और ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश एम्पायर कैप्टन विलियम हैवकिंस पहले पहले पहुंचता है सूरत में 1608 में, और उसका जो शिप होता है उस टाइम की शिप में आता है वो हेक्टर शिप होती है। तो ये पोर्तुगीज़ क्या ट्राइड करते हैं, पोर्तुगीज़ उस टाइम कोशिश करते हैं कि जो कैप्टन विलियम हैवकिन जो ईस्ट ईस्ट मतलब इंडिया कंपनी का था, इसको कोशिश करते हैं कि उसको हम रोके, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। कि वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, जहांगीर कोर्ट में पहुंचता है वो, कि पोर्तुगीज़ उसको रोक नहीं पाती है। जहांगीर मतलब खुश हुआ था कैप्टन विलियम हाउकिनी से, और वो उसको मनसबदार भी देते हैं, एक रैंक होती है मनसबदार, और 400 देती है, और जो मुबारक शाह की डॉटर होती है उसको मतलब कैप्टन विलियम के साथ शादी भी होती है उस टाइम। तो फिर जो कैप्टन विलियम हाउकिन्स थी ये मतलब कन्विंस करना चाहता है मतलब इस जहांगीर को कि हमें अलाउ करें कि हम ट्रेड करें इंडिया के साथ। उस टाइम जहांगीर इसको अलाउ करता है, लेकिन फिर उसके बाद जो पोर्तुगीज़ आती है वो मुगल्स कोर्ट जाती है और वहाँ पर जहांगीर को बोलती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर मतलब लड़ाई होगी वो सब ये सब। तो फाइनली जहांगीर सोचता है चलो ठीक है, क्या पता ये पोर्तुगीज़ वाले फिर लड़ाई करें हमें साथ। तो वो जो रिक्वेस्ट थी कैप्टन विलियम हाउकिन्स की और उसको वो डिक्लाइन करता है, और ऑनली बोलता है पोर्तुगीज़ को चलो ठीक है बस आप ही ट्रेड करो हमारे साथ। तो आता है जहांगीर इसकी कोर्ट में, और जिस शिप उस शिप का नाम होता है ड्रैगन। और फाइट होती है किसके बीच में, कैप्टन बेस्ट और पोर्तुगीज जो नेवी होती है उनके बीच एक लड़ाई होती है, लेकिन पोर्तुगीज़ को ही फाइनली डिफीट होती है, मतलब थोड़ी सी मतलब आप समझो कि पोर्तुगीज़ हार जाती है इस बैटल में। 1613 में पोर्तुगीज शिप्स क्या करती है, ये मतलब अटैक करती है जो मुगल शिप्स होती है इनको वो कैप्चर करती है, अटैक करती है मुगल शिप्स पे। और इसके मतलब इस एक्शन के साथ जहांगीर मतलब खुश नहीं था पोर्तुगीज़ के साथ, क्योंकि वो बोलता है कि मैंने इनको पहले मैंने इनकी मतलब बात मानी, मैंने इंग्लिश वालों को अलाउ नहीं किया, और उस टाइम मैंने पोर्तुगीज़ की बात मानी खाली पोर्तुगीज़ के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी पोर्तुगीज़ हमारे शिप पे अटैक कर रहे हैं, इसके साथ जहांगीर खुश नहीं था। तो फिर जहांगीर का तो जनरल था मुबारक खान, उसको बोला जाता है कि आप पोर्तुगीज़ को बोलो कि जो आपने हमारा नुकसान किया है वो नुकसान दो, और जो हमारे आप जो जहांगीर की जो हमारे मतलब मुगल पर्सन थे जो उन्होंने आप जो आपने अरेस्ट किया है उनको आप रिलीज़ करो जल्दी, जल्द से जल्द।
जो होगली कलकत्ता में है, तो उस पर किनका कंट्रोल था? जो पोर्तुगीज़ वाले थे इनका कंट्रोल था। लेकिन ये कब इनका ख़त्म हुआ था होगली में कंट्रोल? जब पोर्तुगीज़ मतलब सीज़ मतलब पोर्तुगीज़ क्या करते थे इंडिया में, इन्होंने मतलब स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया। ये क्या करते थे, जो इंडिया के मतलब बच्चे होते थे इनको ये पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे और फिर इनको स्लेव बनाते थे वहीं पे, या इनको पुर्तगाल भेजता जाता था मतलब एज ए स्लेव। लेकिन ये मतलब कब ख़त्म हुआ ये मतलब जो ये कर रहे थे? जब इन्होंने दो स्लेव गर्ल्स थे मुमताज़ महल के, जो शाहजहाँ की बीवी थी, उनको इन्होंने कैप्चर किया, सीज़ किया। तो फिर इससे मतलब शाहजहाँ इससे मतलब जो मुमताज़ महल थी वो शाहजहाँ को बोलती है कि ये क्या हो रहा है, इनको जल्दी से जल्द कुछ ना कुछ करो। तो फिर शाहजहाँ ऑर्डर देता है बंगाल गवर्नर को, जो होता है उस टाइम कासिम खान, तो उसको बोलता है कि आप एक्शन लो पोर्तुगीज़ के इस मतलब आप इनको रिटेलिएट करो, आप इनको हराओगे, इन्होंने ये क्या किया। तो फिर जो पोर्तुगीज हेडमेड होगली, इन्होंने मतलब होगली को एक स्ट्रांग पॉइंट बनाया था। लेकिन फिर ये होगली फाइनली किन के पास चली जाती है? इनको मतलब अब जो होगली थी अब ये मतलब किनके पास नहीं रही, अब ये पोर्तुगीज के पास नहीं रही। और क्योंकि अब इसको अटैक किसने किया था? मुगल्स ने अटैक किया था। तो फिर पोर्तुगीज को मतलब इन्होंने कैप्चर किया और इनको वार्न किया था, इधर आपको मतलब हमारा अब स्लेव बनना है या आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर आपने कुछ नहीं माना तो फिर हम आपको मार देंगे। मतलब अब इन्होंने वही सेम बोला जो मतलब पोर्तुगीज कर रहे थे, अब वही मुगल्स ने इनको भी मतलब बोला कि जो ये मतलब अगर आपको जैसे ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, स्लेव बनाने की कोशिश कर रहे थे पोर्तुगीज़ वाले इन मुगलों को, वही अब मुगलों ने भी इनको बोला यहाँ आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यहाँ आपको स्लेव होना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं मानोगे तो हम आपको मार देंगे। देखिए डिक्लाइन है पोर्तुगीज़ क्यों, मतलब ये पोर्तुगीज़ कंपनी यहाँ पे क्यों ख़त्म हुई? देखिए इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना पोर्तुगीज़ की, वो मतलब इनका मकसद ये था कि हम मुगल्स को कन्वर्ट करेंगे क्रिश्चियनिटी में। ये मतलब डिसऑनेस्ट पॉलिसी थी, क्योंकि इनको अगर ये मतलब ट्रेड पे ही फोकस करते, मे बी ये सक्सेस हो जाती, ब्रिटिश एम्पायर नहीं होती इंडिया में। लेकिन इनका जो माइंड में था ये मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना है। और जो पोर्तुगीज़ की सिग्निफिकेंस थी, इंपॉर्टेंस थी, वो ये क्या थी? इनका जो नेवल नेवल पावर था ना पोर्तुगीज़ का, वो बहुत ही अच्छा था। इससे पहले खाली जो कोलाज थे ना इनके पास, जो मतलब एंशंट इंडिया में जो साउथ एम्पायर साउथ किंगडम था, कोलाज एम्पायर, इनके पास स्ट्रांग पावर थी इनसे पहले। और इनके पास एक टेक्निक थी, आर्मर टेक्निक थी, मैच लॉक टेक्निक थी इन पोर्तुगीज़ के पास। और इन्होंने एक टेक्निक यूज़ करे थे, प्रो एंड स्टर्न। जो इनका शिप होता है, जो उसका आगे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रो, जो मतलब डायरेक्शन बताता था। और जो पीछे वाला शिप का पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टर्न। ये उनकी टेक्निक होती है सिग्निफिकेंस और पोर्तुगीज़ की। यहाँ पर कौन आती है? क्योंकि अब जो फ्रेंच जो पोर्तुगीज़ कंपनी थी उनको किस बैटल में हराया जाता है? उनको फाइनली 1612 में इनको हराया जाता है बैटल ऑफ साले में। और फिर इनके पास कौन कौन सी जगह रहती है? गोवा, दमन एंड दीव। और उसके बाद नीदरलैंड जो थी मतलब डच कंपनी थी, इनको ये आती है 1602 में। और इनका होल्ड जो रहता था वो इंडोनेशिया में। आपको बताऊंगा, देखिए कॉर्नलिस डी हॉटमैन जो थे ना, ये मतलब पहले डचमैन थे जो सुमात्रा एंड बोटमान आइलैंड में पहुंचते हैं। ये मतलब इंडोनेशिया के साइड में पड़ते हैं। तो डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम है, 1605 में। देखिए जो इंग्लिश और डच की मतलब लड़ाई थी वो कहाँ पहुंची थी? एम्बोयना में, जो मतलब कहाँ पे है? वो इंडोनेशिया में एक जगह है जहाँ पे डच ने इंग्लिश में जो पोर्तुगीज थी उनको वहाँ पर कैप्चर किया था और उन्होंने 10 इंग्लिश को वहाँ पे मार दिया गया था। इनके इनके इंग्लिश और डच के बीच लड़ाई चल रही, तो फिर फाइनली एक कंप्रोमाइज़ करते हैं दोनों कंट्री 1667 में। और में कंप्रोमाइज़ करते हैं ये दोनों कंट्रीज़। और ब्रिटिश बोलते हैं कि हम अब इंडोनेशिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब वो मतलब जो ब्रिटिश थे वो इंडोनेशिया से लीव करती है। और डच बोलती है कि हम इंडिया में नहीं रहेंगे, अब हम कंसंट्रेट करेंगे कहाँ पे? इंडोनेशिया। मतलब यहाँ पर जो इंडिया थी इनको क्या मिला? इंडिया को मिला जो इंडिया किनको मिला? इंडिया मिला था इंग्लिश कंपनी को। और जो इंडोनेशिया था वो किनको मिला था? वो मिला था डच कंपनी को। ठीक है। और फिर डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया कैसे होता है कि जब जो इंग्लिश शिप्स होती है इन जब ये बे ऑफ बंगाल में एक चक्कर मार रहे थे एक टाइम, तो इनको कैप्चर किया जाता है, डच फोर्सेस इनको कैप्चर करती है। और इसी के रिवेंज में जो इंग्लिश थी वो इन फाइनली इन डच वालों को हराती है बैटल ऑफ बिदारा में।
यहाँ पर मतलब बैटल ऑफ होगली भी मैंने लिखा है, ये भी ठीक है। तो चलिए, बैटल ऑफ बेदारा में 1759 जो होता है और फाइनली इन डच वालों को फाइनली हराया जाता है इंडिया में। और पहले मतलब जो डच थी ना, इनको इंटरेस्ट नहीं था एम्पायर बिल्डिंग में, बट देयर कंसर्न वाज ऑन ट्रेड। मतलब देयर जो मेन इंटरेस्ट था ना, वो था सुपर साइलेंट ऑफ इंडोनेशिया। इनको मतलब एम्पायर बिल्डिंग में ज़्यादा नहीं था, इनको ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्ट था, कि इनको डच कंपनी को, या आप बोल सकते नीदरलैंड भी। हम बात करते हैं इंग्लिश कंपनी की। देखिए, इंग्लिश कंपनी कहाँ कब से स्टार्ट होती है? 1600 से यहाँ पर स्टार्ट होती है इंडिया में। देखिए, जो चार्टर होता है, एक चार्टर मतलब एक लाइसेंस मिलती है, जो कौन देता है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट देती है इन मतलब इंग्लिश वालों को, कि आपको इंडिया में ट्रेड करना है, एक लाइसेंस मिलती है इनको। 1599 में जो एक ग्रुप होता है इंग्लिश मर्चेंट्स का, जिनको बोलते हैं द मर्चेंट एडवेंचरर्स, ये एक कंपनी फार्म करते हैं। और 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर इशू करती है, मतलब ट्रेड के लिए, मतलब इस कंपनी को ट्रेड अलाउ करती है। और उस कंपनी को उस टाइम और उस टाइम उस कंपनी का नाम दिया जाता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। और इनिशियली इस कंपनी को 15 साल की मतलब परमिशन दी गई थी ट्रेड के लिए, लेकिन 1609 में इसको एक्सटेंड किया था, मतलब इनडेफिनेट टाइम तक, मतलब जितने टाइम तक कर सकती है करो। ये मैंने आपको पहले बोला, कैप्टन विलियम हाउकिन्स पहले आते हैं इंग्लिश मतलब जो मिशन के लिए आते हैं इंडिया में ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जहांगीर कोर्ट में आते हैं 1609 में। फिर रिटर्न होती है 1611 में, क्योंकि वहाँ पर पहले जहांगीर इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है कि आपको ट्रेड करने का अलाउ हम करेंगे, लेकिन फिर पोर्तुगीज जहांगीर की कोर्ट में जाती है कि नहीं नहीं, हम इसको नहीं कर रहे थे, कि हम लड़ाई करेंगे। तो फिर जहांगीर इस विलियम हाउकिन्स की रिक्वेस्ट डिक्लाइन करता है और उसको बोलता है नहीं नहीं, चलो सॉरी, मैं मुझसे गलती हुई गई, मैंने आपको पहले बोला हाँ करेंगे। और फिर जो पहली जो टेम्परेरी कंपनी है ना इंग्लिश की, वो ये कब बनाते हैं? 1611 में बनाते हैं मसूलीपट्टनम। लेकिन जो फर्स्ट फैक्ट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो परमानेंट होती है, वो ये सूरत में बनाते हैं। ठीक है, सूरत में इनकी फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है एस्टेब्लिश होती है, वो सूरत में होती है। और सूरत कहाँ पे है? सूरत गुजरात में है। इंग्लिश कंपनी की पोजीशन होती है वो कब इम्प्रूव होती है? जब इनको एक गोल्डन फरमान मिलता है, मतलब इनको एक मतलब आप समझ सकते हो, इनको एक अपॉर्चुनिटी, एक लाइसेंस मिलती है, कि जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इनको कब देता है फरमान? 1632 में मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अर्नड फ्रीली ट्रेडिंग इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। मतलब अब इनको मतलब वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं देनी थी। ड्यूटी मतलब इनके साथ मतलब इनको आप टैक्स वैक्स कोई पैसा नहीं देना होगा। जो पोर्ट से गोलकोंडा में आप वहाँ पर ये फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। अब ये मतलब बहुत पैसा कमाएगी वहाँ पे। प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश कंपनी फुट होल्ड इन बंगाल। अब जो इनका मतलब जो मेन एरिया था जो उनके कंट्रोल में रहा, वो था बंगाल, क्योंकि बंगाल एक रिच प्रोविंस थी। और जो शाहजहां का सन था शाह शुजा, वो उसको सूबेदार बनाया जाता है, मतलब उसको गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। और वो अलाउ करता है इंग्लिश को कि आप ट्रेड कर सकते हो बंगाल में, आपको बस मतलब 3000 देना पड़ेगा, और फिर बाकी आपको कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। फिर आप जैसी मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, करो, खाली आपको एनुअली मतलब ईयरली आपको 3000 देने पड़ेंगे। लेकिन जो वहाँ पर जो कस्टम ऑफिसर्स थे, मतलब जो गवर्नर के जो नीचे नीचे जो ऑफिसर्स थे, लेकिन वो तो लालच थे, उनको पैसा कमाना था। वो बोलते थे इंग्लिश को, नहीं नहीं, आपको टोल टोल देना पड़ेगा, आपको बाकी टैक्सेस वगैरह अदर ड्यूटीज देनी पड़ेगी, खाली आपको 3000 नहीं देना पड़ेगा। तो फिर जो विलियम हेजिस है, ये एक ब्रिटिश एजेंट है। ये जो मुगल गवर्नर होता है उस टाइम, शाहजहाँ के टाइम पे, वो होता है शाइस्ता खान। और एक कंपनी को, और इस कंपनी ये चाहती है कि हम मतलब फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाएगी होगली में। मतलब जो मैंने आपको पहले बोला, फोर्टिफाइड मतलब हो कि अगर एक फोर्ट है, उसको मतलब बाहर बाहर से बड़ी बड़ी दीवारें बनाना, ताकि हम मतलब आपको अब फोर्टिफाइड आप फोर्टिफिकेशन करते हो। फोर्टिफिकेशन अगर आप बोलते हो इंडिया वालों को हमें ट्रेड करना है, लेकिन देखिए आपको फोर्टिफिकेशन करने की फिर क्या ज़रूरत है? फोर्टिफिकेशन वही करते हैं जिनको लड़ाई करनी होती है, जिनको पॉलिटिकल पावर गेन करना होता है, वही फोर्टिफिकेशन करेगी, वही मतलब बड़े बड़े दीवारें फोर्ट्स के बाहर बाहर बनाएंगे। लेकिन आपको ट्रेड करना है। फिर शाइस्ता खान इसको बोलता है कि नहीं, वो इसको इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करता है कि हम आपको यहाँ पर फोर्टिफिकेशन नहीं करने देंगे, क्योंकि वो बोलता है कि आपको तो ट्रेड करना है, देन वाइट फोर्टिफिकेशन। तो फिर उसके बाद जो हॉस्टल एक दुश्मनी होती है इंग्लिश एंड मुगल्स के बीच, वो मतलब होती है। और फिर फाइनली जो होगली है, इसको मतलब मुगल्स ने ख़त्म कर दिया। जो मतलब इंग्लिश के अंडर थी बंगाल होगली, और इसको ख़त्म कर दिया गया किसने? मुगल्स ने। कैसे? आफ्टर जो जब मुगल रेड लगाती है होगली में, जो जॉब करना होता है, ये
इंग्लिश मतलब ईस्ट ब्रिटिश एजेंट होता है, ये नेगोशिएशन करता है मुगल्स के साथ, कि ताकि हम मतलब फिर से एक पीस आ जाए, कि ताकि अब वो नहीं चाहता था कि हम लड़ाई करें, क्योंकि उसको उस टाइम लगा था कि अगर हम अब ज़्यादा बोलेंगे तो मुगल्स हमें यहाँ से मतलब निकाल देंगे, इसलिए थोड़ा नेगोशिएशन करना चाहता था ताकि हमें थोड़ा पीस मिल जाए। ये जो फ़र्रुखसियार था ना, ये जो मतलब लेटर मुगल्स रूलर था फ़र्रुखसियार, ये 1715 में एक मिशन आता है, इंग्लिश मिशन। कौन लीड करता है? जॉन सरमान। ये किसकी कोर्ट जाता है? मुगल एम्पायर की कोर्ट जाता है फ़र्रुखसियार के टाइम। फ़र्रुखसियार थ्री फरमानस कंपनी को मतलब प्रिविलेज करते हैं, मतलब 3 जगह पे इनको एक मतलब फरमान मिलता है, बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद में। इनको बस 3,000 देने पड़ते थे, और इस फरमान को नाम दिया गया मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। देखिए इसमें क्या बताया गया था, जो मतलब बंगाल में कंपनी को अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो इनको बस मतलब वही 3,000 देने पड़ेंगे, इनको बाकी जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ आती है इनको मतलब हम वो नहीं लेंगे। ये मतलब किसने बोला? फ़र्रुखसियार ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कंपनी को बोला गया था कि आपको मतलब परमिशन है, आप मतलब दस्तखत जो पासेस है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। देखिए दस्तखत मतलब अगर आपको कुछ मतलब आइटम, या मतलब आप सपोज आपके पास कोई मोबाइल है, आपको इस मोबाइल को पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, लेकिन आपके आपके पास एक मतलब इसके लिए पास होनी चाहिए। जैसे मतलब आपको पता है कोविड-19 में मतलब ट्रैफिक वाले अलाउ नहीं करते थे, अगर लेकिन अगर आपके पास कोई पास है, मतलब अगर आप मतलब हेल्थ में काम करते हो, आप मतलब मेडिकल फैसिलिटी, या आपके पास कोई इमरजेंसी है, आपको पास बनानी पड़ती थी ताकि आपको अलाउ करेंगे ट्रैफिक वाले ट्रांसपोर्टेशन में। वैसे ही इनको बोला था कि आपको परमिशन है, आप खुद के भी मतलब दस्तखत पासेस कर सकते हो अगर आपको कुछ ट्रेड करना है। देखिए इससे मतलब ये साफ जाहिर होता है कि अभी गलत फ़ायदा उठाएंगे इंग्लिश वाले इस मतलब फ्री दस्तखत का। और ये बताया गया था कि जो इन्होंने कॉइन्स बनाए कंपनी की, मतलब ये मुगल एम्पायर की करेंसी होगी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर, ये मतलब गलत बात है। फिर ये मतलब विगस होती है, विगस ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी होती है ब्रिटेन में। ये आफ्टर 1688 में ये बोलती है कि खाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ट्रेड करेगी, बाकी कंपनी भी ट्रेड कर सकती है। लेकिन फिर मतलब ये सक्सेस नहीं होती है, फिर प्रेशर आता है। कंपनी जो क्राउन होता है, प्रिंस होता है, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से मतलब एक प्रेशर आता है कि इस कंपनी को मर्ज करो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और इसका टाइटल दिया गया था फिर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। और यही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1700 से लेके 1873 तक। ये द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अब फ्रेंच कंपनी आई थी 1664 में। उसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। देखिए जो लुइस 14 होता है, मतलब ये फ्रांस का एम्पायर होता है उस टाइम, और इसका जो मिनिस्टर होता है कॉलबोट, ये फाउंडेशन करते हैं कंपेजनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स, जिसको बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में इसकी फाउंडेशन होती है, और इस कंपनी को 15 ईयर्स मोनोपोली मिलती है, मतलब आपके पास मतलब खुद का कंट्रोल है इसका मतलब ट्रेड करने का। और जो फ्रैंक्स कैरन होती है, ये फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं 1667 में। जो पौंडीचेरी होती है ना, पौंडीचेरी मतलब ये नर्व सेंटर होता है फ्रेंच के लिए, मतलब जो मेन जहाँ पे मतलब होल्ड था फ्रेंच का वो था पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी को जब पौंडीचेरी का फाउंड होती है 1674 में। और जो फ्रेंच को वार करनी पड़ती है डच के साथ उस टाइम, क्योंकि डच अभी भी वहाँ पर एस्टैब्लिश थी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि डच को कब फाइनली हराया जाता है 1759 में बैटल ऑफ बिदारा में, जब इनको इंग्लिश हराती है। इसका मतलब 1674 का टाइम है, तो यहाँ पर अभी भी मतलब डच का डच का होल्ड है, और डच इनको हराती है। और वो फ्रेंच कंपनी से मतलब कैप्चर करती है पौंडीचेरी। फिर फाइनली एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रेसविक 1697 में, और इसमें पौंडीचेरी फिर से किनको मतलब रेस्टोर किया गया, फ्रेंच वालों को। तो फिर इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं फ्रेंच वाले, क्योंकि इनको मतलब डच कंपनी हराती है। फिर ये सोचते हैं कि हमें अब फिर से एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी। तो फिर फाइनली 1720 में फ्रेंच कंपनी वाज रीऑर्गेनाइज्ड एज परपिचुअल। इसका मतलब है अब ये मतलब ना ख़त्म होने वाली है, मतलब अब ये ख़त्म नहीं, अब इसको कोई नहीं हरा सकती है। इसका मतलब यही होता है परपिचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़, ये मतलब ना ख़त्म होने वाली कंपनी। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा जो फ्रेंच का था ना वो गवर्नर, वो था मतलब डुप्लिकस। वो क्यों, उसका राइज और फॉल कैसे होता है, चलिए मैं लास्ट में इस लेक्चर में के लास्ट में बोलूँगा। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर और क्या है। देखिए ये डुप्लिकस जो है ना, ये मतलब क्यों यहाँ पर मतलब फेल होता है इंडिया में। देखिए डुप्लिकस को 1754 में वापस बुलाया जाता है, क्योंकि
जो एंग्लो फ्रेंच वार होते हैं ना, उसमें डुप्लिकेट्स की हार होती है और फ्रेंच कंपनी इसको फिर वापस बुलाती है, लेकिन बोलते हैं कि आपने बस नुकसान किया। पहले जो पहला वार होता है उसमें फ्रेंच ये डुप्लिकेट जीता है, लेकिन सेकंड वार में जीत नहीं पाता है, तो फिर उसको वापस बुलाया जाता था, क्योंकि उसने इसमें मतलब इसकी डिफीट हुई थी फ्रेंच वार में। कि अब ये मतलब फेल क्यों हुआ, देखिए मतलब इन्होंने एक टाइम से मतलब एक गलती भी की, क्योंकि उनको इस डुप्लीकेट्स को वापस नहीं बुलाना था। और कुछ का कहना है कि डुप्लीकेट्स वाज नॉट ए मैन ऑफ एक्शन, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो मतलब अपने सही टाइम पे एक्शन नहीं लेता था। वो थोड़ा ऑटोक्रेटिक था, टेम्परमेंट था, मतलब वो सेल्फिश थोड़ा था, ये कुछ का कहना है, तो इसलिए मतलब डुप्लीकेट्स यहाँ पर फेल हुआ। लेकिन डुप्लीकेट्स ऑरिजिनेटर किसका था, जो सब्सिडरी एलायंस था ना, वो मतलब उसका ऑरिजिनेटर कौन था, वही था डुप्लीकेट्स। इवन कि वो लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पर स्टार्ट किया, लेकिन जो ऑरिजिनेटर तो इस प्रैक्टिस का था वो था यही डुप्लीकेसी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बोला कि फ्रेंच वालों को मतलब फाइनली कब हराते हैं, बैटल ऑफ वांडीवाश में होते हैं। देखिए इनको 3 लड़ाइयाँ करनी पड़ती है फ्रेंच के साथ, वो मैंने आपको पहले ही बोला, जिनको हम बोलते हैं कर्नाटिक वार्स भी। तो फाइनली इनकी जो हार होती है वो वांडीवाश में होती है, जो 22 जनवरी 1760 में होता है। ब्रिटिश डिफीटेड डच इन द बैटल ऑफ बिदारा, ये भी मैंने आपको पहले ही बोला। देखिए वांडीवाश के टाइम पे क्या था, ब्रिटिश अंडर किसके था, जनरल आयर कोटी के था, और फ्रेंच किसके अंडर था, काउंट थॉमस अर्थरमोर द लाली। और फ्रेंच गवर्नर को इस टाइम मतलब प्रेजेंट में लाया गया था, और उसका फ्रेंच गवर्नर का नाम था बुस्सी। काउंट लैली जो था ना फ्रेंच गवर्नर, जो मैंने आपको इसमें बोला था, काउंट थॉमस अर्थर द लैली, ये कुछ नाम अजीब है, तो उसको एग्जीक्यूट किया गया था फ्रेंच किंग ने, लुई 16, वो मतलब मैड किंग था। क्योंकि काउंट लैली जो था इसकी डिफीट हुई थी, जो इसने मतलब सेकंड वार किया था इन इंग्लिश वालों के साथ, काउंटी लैली की उसमें डिफीट हुई थी। और जो ये लोई 16 था ना, ये मैड किंग था, उसने इसको मतलब एग्जीक्यूट किया, मार दिया गया, क्योंकि आपने क्यों वहाँ पे हारा। और फिर लोई 16 और उसकी जो मतलब वाइफ होती है, इन दोनों को मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मार दिया जाता है गिलोटिन के थ्रू। इनका जो सर होता है उसको मतलब एक तरह से इनको मतलब काट दिया जाता है सर, क्योंकि इसने काउंटी लैली जो मतलब अब हार तो मतलब वो कौन बंदा है जो नहीं हारता है, वो इसको मतलब हारने पर इस लोई 16 ने मार दिया गया था, मतलब बहुत गलती की थी इसने इस टाइम। देखिए अब आपको यहाँ पर जो मैं लास्ट बोल में बोलूँगा, मैंने आपको अच्छे से फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे समझाया। अब हम बोलते हैं कि काजेज ऑफ इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर। मतलब खाली अगर मतलब फ्रेंच कंपनी भी अच्छे मतलब अच्छा खासा मतलब चल रही थी, वो क्यों फेल हुई थी, और खाली इंग्लिश कंपनी क्यों सक्सेस हुई यहाँ पे। देखिए इंग्लिश कंपनी जो थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह थी। मतलब इनको कोई रुकावट नहीं थी वहाँ, मतलब इनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा था, इनको मतलब ये किसी के कंट्रोल नहीं थी, इनके पास मतलब फ्रीडम थी। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, नहीं आपको ऐसा करना होगा इंडिया में, आपको हमारे कहने पे चलना होगा, ये मतलब अपनी मर्जी के मालिक थे, जो इनको मर्जी थी वो ये कर सकते थे। ये मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको मतलब कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता था, अगर इनको कोई मतलब डिसीजन लेना पड़ता था, अगर इनको कोई डिसीजन लेना होगा किसी काम के लिए, इनको मतलब पहले कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, कि पहले हम ब्रिटिश मास्टर्स को वहाँ बोलेंगे ब्रिटेन में क्या हम बॉस ये कर सकते हैं। इनको मतलब अपनी मर्जी थी। लेकिन जो फ्रेंच कंपनी थी, ये मतलब स्टेट कंसर्न था, इनको मतलब जो वहाँ पर बैठे थे ना फ्रेंच फ्रांस में, इन मतलब वही कंट्रोल कर रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, इसलिए मतलब वो रेगुलेट कर रही थी। इट वाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रेगुलेटेड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। और इन मतलब ये डिसीजन नहीं ले सकते थे मतलब अपनी मर्ज़ी से, इनको मतलब पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, क्या हम ये कर सकते हैं क्या, अगर हमें ये बैटल करना है, अगर हमें वहाँ पर ऐसा करना होगा, तो पहले इनको कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी, इनको फ्रेंच गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी, वो जो मतलब फ्रांस में बैठी थी। और जो इंग्लिश की नेवी थी वो मतलब सुपीरियर थी फ्रेंच नेवी से। और जो इंग्लिश के थे इनके मतलब बहुत सेंटर्स थे इंडिया में, जहाँ पे इनका होल्ड था वो था कलकत्ता भी था, बम्बई में भी था, और मद्रास में भी था, इनका मतलब होल्ड था। लेकिन जो फ्रेंच था इनका खाली एक सेटलमेंट पे होल्ड था, वो था पौंडीचेरी, वो भी मतलब मुश्किल मुश्किल से इनको फिर वापस दिया गया था जब डच वालों ने इसको कैप्चर किया था। फिर मैंने आपको बोला ट्रीटी ऑफ रीसविक होती है, और पौंडीचेरी को फिर से मतलब पौंडीचेरी को फिर से इन फ्रेंच वालों को दिया जाता है। और फ्रेंच ऑनली टुक सीरियस कमर्शियल इंटरेस्ट ना, देखें और फ्रेंच ने क्या किया गया, वो मतलब ज़्यादा कमर्शियल, वो मतलब ट्रेड में ज़्यादा ज़्यादा इसका इंटरेस्ट था, लेकिन ना कि इसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट में था, शायद इसलिए ये फेल हुई।
और जो सुपीरियरिटी था इंग्लिश कमांडर्स थी, मतलब इंग्लिश में जो ऑफिसर्स थे, जो कमांडर थे, वो मतलब बहुत हाई फाई थे, इनके पास मतलब बहुत सोच अच्छी थी, वो मतलब काबिल बहुत थे। जैसे कि सारा एयरकोर्ट था, रॉबर्ट क्लेव था, लेकिन फ्रेंच में खाली वो डुप्लिकेस था, लेकिन उसको भी मतलब वापस बुलाया गया फ्रेंच गवर्नमेंट ने, ताकि आपने क्यों हारा वहाँ पे, आपने हमारा नुकसान किया था। फ्रेंच कंपनी का बस यही मकसद था, क्योंकि हमें पैसा आए, फिर इनको ये नहीं वहाँ पर ये क्या कर रहे थे। लेकिन जब फ्रेंच गवर्नमेंट को लगा था डुप्लीकेट वहाँ हार रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर इसको वापस बुलाया गया। देखिए अब मैं आपको लास्ट में एक थोड़ा एक कंक्लूजन, एक नटशेल में आपको बोलूँगा मैंने आपको क्या पढ़ा है। देखिए इंग्लिश आने से पहले यहाँ पर बहुत यूरोपियंस थे, मतलब फ्रेंच थे, पोर्तुगीज थे, डच थे। इंग्लिश आने से मतलब इंग्लिश के आने से पहले और इंग्लिश के बाद आने भी, मतलब यहाँ पर बहुत, इनसे पहले भी कुछ यूरोपियन पावर्स थे, और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स भी ऑलरेडी थे। देखिए इन्होंने कौन से मेथड्स अडाप्ट किए कनकेस्ट, मतलब जो ब्रिटिश ने अडाप्ट किए थे, हम कैसे कनकेस्ट करेंगे इन यूरोपियन कंट्रीज़ को, और जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है। देखिए इन्होंने वार्स भी किए और ट्रीटीज भी किए। वार्स इन्होंने कैसे किए, मतलब इन्होंने फ्रेंच के साथ वार्स किए, इन्होंने बंगाल के साथ वार्स किए, इन्होंने सिक्स के साथ वार्स किए, ऐसे इन्होंने मैसूर के साथ वार्स किए। तो ऐसे इनका चलता रहा, और ट्रीटीज भी इन्होंने इनके साथ देखे इन्होंने कैसे, इन्होंने मतलब सब्सिडरी एलायंस लाई, डॉक्टर ऑफ लैपिस लाई, वगैरह वगैरह, मतलब जैसे इन्होंने मतलब आपका, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि ये मतलब एक ही वार करती सबके साथ और जीत जाती, इसीलिए इसने मतलब वन बाय वन सबको हराया। ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला कि पोर्तुगीज़ का बात है यहाँ पे 40, इसको मैं ऐसे करता हूँ। देखिए पोर्तुगीज़ का बात यह है इंडिया में 1498 में, इंग्लिश का बात यह है 1600 में, और इनकी पहली फैक्ट्री होती है इंग्लिश की 1613 में सूरत में, मतलब गुजरात में। और डच का बात है 1602 में, और दानिश कंपनी का बात है 1616 में, और जो फ्रेंच कंपनी आती है वो 1664 में आती है, और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है, बक्सर कब होता है 1764, और रिवोल्ट कब होता है 1857। कंपनी आती है जिसका नाम है द डेनिश, और यहाँ हम इसको बोलते हैं डेनमार्क भी। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसको मैं आपको 1 मिनट में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये नहीं आ सकती है आपके क्वेश्चन में। देखिए तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कब एस्टैब्लिश होती है 1616 में एस्टैब्लिश होती है। और जो इनकी पहली फैक्ट्री होती है वो ये कब फाउंड करती है 1620 में, ट्रंकब्यूर जो तंजौरी के साइड पड़ती है, और वहाँ पर इन्होंने पहली फैक्ट्री फाउंड की। देखिए जो डेनिश फैक्ट्रीज थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये मतलब जो ब्रिटिश ने, इन्होंने ब्रिटिश को अपना जो था वो बेच दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह एरियाज बेच दिए 1845 में। और जो डेनिश कंपनी थी ना, इनका जो ये किस नाम से ज़्यादा जानते हैं, मिशनरी एक्टिविटीज़, क्योंकि इन इनका मतलब ट्रेड से ज़्यादा मतलब लेना देना नहीं था, इनका बस एक ही मकसद था, प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। जैसे मतलब पोर्तुगीज़ की थी ना, लेकिन वो उनका भी था, वो भी चाहते थे कि हम क्रिश्चियनिटी को मतलब प्रोपोगेट करें, जैसे वो कोशिश कर रहे थे कि मुगल्स को कन्वर्ट करेंगे फ्राम इस्लाम टू क्रिश्चियनिटी, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर मुगल्स वो मतलब छोटे बच्चे नहीं थे, जैसे कि अकबर, मैंने आपको स्टोरी बताई थी। और मतलब इनका जो नाम ज़्यादा से जाने जाते हैं ये है मिशनरी एक्टिविटीज़, इनका मतलब ज़्यादा रिलीजन से लेना देना था, ना कि कमर्शियल इनको ट्रेड वेड करना था, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। देखिए यहाँ पर मैं आपको चार्ट में नटशेल में बताऊंगा कि इंग्लिश क्यों सक्सेस हुई, मतलब जो बाकी कंपनी थी वो क्यों फेल हुई थी। देखिए मैंने आपको पहले बोला था स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज था, कि वो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज थी, इसके मतलब किसी का कंट्रोल नहीं था, वो खुद के डिसीजन खुद ले सकती थी, इसको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी किसी काम के लिए। और जो नावल पावर था वो सुपीरियर था इंग्लिश का। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में 1760s के टाइम, इससे मतलब बहुत तरक्की हुई थी इंग्लैंड में, जैसे कि स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ, पावर लूम हुआ था, और उन्हें प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ाई थी। और जो मिलिट्री सिविल एंड डिसिप्लिन था वो इंग्लिश का भी बहुत अच्छा था, आपको पता है कि डिसिप्लिन कितना होता अच्छा होता है ब्रिटिश आर्मी में। और इनका जो स्टेबल गवर्नमेंट था, मतलब जैसे कि खाली ब्रिटेन में ग्लोरियस एक रिवोल्यूशन आया था, बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पर मतलब कोई ना कोई वार होता था, जैसे कि फ्रेंच में फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ था, वगैरह वगैरह ऐसे ही। लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट था ब्रिटेन में, जिसने मतलब मदद की, ताकि इसलिए ये मतलब यहाँ पर सक्सेस हुई, क्योंकि इसका मतलब ज़्यादा इंटरनल स्ट्राइफ नहीं था
और लेसर झील फल रिलीजन था ब्रिटिश एम्पायर का, क्योंकि इसका मतलब इसके माइंड में रिलीजन नहीं था। ये मतलब ये नहीं चाहती थी कि हम वहाँ रिलीजन को प्रोपोगेट करेंगे, वहाँ पर लोगों को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मतलब जो बाकी कंट्रीज थे, जैसे पुर्तगाल, डच, डेनिश थी। अभी मैंने आपको बोला डेनिश कंपनी का मकसद ही ये था कि हम प्रोपोगेशन क्रिश्चियनिटी की करेंगे। पुर्तगीज़ का भी यही था कि हम वहाँ मुगल्स को कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ब्रिटिश कंपनी का मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था रिलीजन में। और इसने यूज़ किया था डेबिट मार्केट को, मतलब ब्रिटेन उधार देती थी, मतलब अगर किसी कंपनी को कुछ करना था और ब्रिटेन ब्रिटेन उसको उधार देती थी, जिससे मतलब कंपनी आगे आगे बढ़ सकी। तो ये था आपका सब कुछ। और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे हराया इन्होंने, मतलब वन बाय वन यूरोपियन पहले अपने जो फ्रेंच, पोर्तुगीज, डेनिश सबको कैसे हराया, और जो बंगाल वगैरह वगैरह, हैदराबाद जो थे, मैसूर जो थे, मराठा, सिख एम्पायर, इनको कैसे हराया। और क्या मैंने आपको बताया वो था। देखिए एंग्लो सिख वार भी दो होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार में, बैटल ऑफ सबराउन, जहाँ पर ब्रिटिश की विक्ट्री होती है। और सेकंड एंग्लो सिख वार में भी ब्रिटिश की विक्ट्री होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फ्राम 1757 की वाट वी सी ब्रिटिश ऑक्यूपाइड many Indian states इंक्लूडिंग बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, मराठा, शिकायत स्टार्ट टू 1840 1857 जब रिवोल्ट होता है। दे अब मतलब सभी इंडियंस को रियलाइज़ हुआ था कि जो ब्रिटिश है ये हमारे साथ खेल रही है। तो तभी फिर एक रिवोल्ट स्टार्ट होता है 1857 में, किसके खिलाफ, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो आपके सिलेबस में मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।